बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 मार्च 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा, जहां पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। वहीं 4 जून को काउंसलिंग होगी, यानी कि वोटों की गिनती होगी। पहले चरण 19 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई में चुनाव होगा, जहाँ सेकेंड फेज में 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका में चुनाव होगा। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा, जहाँ इस दिन झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया में मतदान होगा। वहीं चौथे चरण 13 मई को दरभंगा, उज्जैरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर और 5वें चरण 20 मई को सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर में चुनाव होगा। वहीं छठे चरण 25 मई को वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, महाराजगंज, सिवान, जबकि सबसे अंतिम चरण 7वें चरण में 1 जून को नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद में मतदान होगा। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं इसका नाम है नेहा सिंह राठौड़। शायद आप इसको पहचानते भी होंगे क्योंकि ये सोशल मीडिया पे काफी चर्चित है और मोदी सरकार के खिलाफ बोलने में, गाना बनाने में जानी जाती है। अब ये लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि यह है मूल रूप से बिहार की रहने वाली, लेकिन यूपी में शादी करके यूपी में रहती है। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के तारीख का ऐलान हो गया है। लोकसभा चुनाव की चर्चा के बीच नेहा सिंह राठौड़ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार है। नेहा सिंह राठौड़ ने आगे कहा कि अगर कोई पार्टी मुझे मौका देती है तो मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ने को तैयार हूं। इसके अलावा नेहा सिंह राठौड़ ने मनोज तिवारी पर निशाना साधते हुए कहा कि मनोज तिवारी जैसे फुहर और अश्लील लोग संसद में नहीं होना चाहिए। नेहा सिंह राठौड़ ने पोस्ट एक्स पर लिखा है कि मनोज तिवारी जैसे अश्लील गायकों को बढ़ावा देकर के भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी अस्मिता का अपमान किया है। पूर्वांचल के सभी लोगों को ये बात जाननी चाहिए कि मनोज तिवारी जैसे लोग कभी भी समाज के रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं। एक अन्य पोस्ट में वे कहती है कि हाँ भाई, इस लफंगे भोजपुरी गायकों के आगे मेरी कोई भी औकात नहीं है। औकात तो सिर्फ इनकी है क्योंकि ये भोजपुरी की बेटियां बेच करके करोड़ों के मालिक और फिर नेता बन गए हैं। आपको बता दूं कि नेहा सिंह राठौड़ एक सिंगर है। वह अपने गीतों के जरिए महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी और फिर सरकार की नाकामियों पर न केवल सवाल उठाती है बल्कि धारदार व्यंग भी करती है। वह बिहार के कैमूर जिले की रहने वाली है। इनके गीत बिहार में काबा, यूपी में काबा और यूपी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। बिहार में निर्वाचन विभाग सख्त हो गया है। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने अगले 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी भवनों से विभिन्न दलों के पोस्टर, बैनर और प्रचार सामग्रियों को हटाने का आदेश दिया है। जब वहीं पर अगले 24 घंटे में सार्वजनिक स्थलों और फिर 72 घंटे में निजी भवनों में से भी प्रचार सामग्री को हटा दिया जाएगा। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर कुल 7 चरणों में मतदान होगा। सभी चरणों के नतीजे 4 जून को जारी होंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही चुनाव आयोग ने आचार संहिता को लेकर के सख्ती कर दी है। जब पटना स्थित निर्वाचन विभाग में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए HR श्रीनिवास ने चरणवार चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि झारखंड से सटे इलाके में पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों किडनी रोगियों के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको लाइफस्टाइल से जुड़े हुए 5 ऐसे कारण बताने जा रहे हैं जो किडनी डैमेज की मुख्य वजह बन सकते हैं। जहां इन 5 चीज अगर आप करते हैं तो आपकी किडनी डैमेज हो सकता है। आपको बता दूं कि हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो इस साल 14 मार्च को मनाया गया। आज खराब खान पान और फिर बदलते लाइफस्टाइल के कारण किडनी संबंधित समस्याएं बहुत से लोगों में देखी जा रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो खान पान के अलावा फिजिकल एक्टिविटी की भी किडनी रोगों का एक बड़ा कारण है। यह किडनी हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन का बहुत महत्वपूर्ण काम करती है, यानी कि फिल्टर का काम करती है। इसके अलावा शरीर में बहुत कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन आदि का निर्माण करने में भी किडनी काफी मदद करती है। अभी हम आपको 5 उस कारण को बताने वाले हैं जिस कारण से किडनी खराब हो सकती है। तो सबसे पहला कारण है नमक। जी हाँ, अगर आप ज्यादा नमक का सेवन करते हैं तो आप होशियार हो जाइए। यदि आप बहुत अधिक नमक के शौकीन हैं तो आज के बाद से आप कम नमक का सेवन करें, क्योंकि अधिक नमक का सेवन करना हमारी किडनी
किडनी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। ज्यादा नमक खाने से हमारे रक्तचाप बढ़ता है, जिससे हमारी किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। वहीं पर दूसरे नंबर पर बात करेंगे पेन किलर का इस्तेमाल। जी हाँ, आज बहुत अधिक पेन किलर दवाओं का सेवन किया जाता है। जब लोग थोड़ा सा सिर दर्द या फिर हाथ पैरों में दर्द होने पर हम अक्सर पेन किलर का सेवन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दर्द निवारक दवाएं आपकी किडनी के लिए काफी हानिकारक होती है। जब पेन किलर दवाओं के सेवन से आपकी किडनी की हालात धीरे धीरे खराब होने लगती है, तो आप आज से ज्यादा पेन किलर मत खाएं। तो आप आज के बाद से पेन किलर जब भी खाएं तो सोच समझ कर ही खाएं। वहीं पर तीसरे नंबर पर बात करेंगे धूम्रपान। जब आपने आज तक धूम्रपान से फेफड़ों को नुकसान होने के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धूम्रपान आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ ही ये आपकी किडनी में भी खून के फ्लो को कम कर सकता है। इसके अलावा ये हमारी किडनी के फिल्टर प्रोसेस को स्लो करने का काम करता है, जिससे किडनी खराब होने का चांस ज्यादा रहता है। वहीं पर चौथे नंबर पर बात करेंगे हाई प्रोटीन डाइट। जी हाँ, हेल्थी रहने के लिए प्रोटीन वाली डाइट लेनी चाहिए, ऐसा आपने जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रोटीन की अधिक भारी मात्रा हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। जी हाँ, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खाने से हमारी किडनी पर दबाव पड़ता है, इसके कारण धीरे धीरे किडनी डैमेज की ओर बढ़ जाती है। वहीं पर अंतिम और पांचवें कारण के बारे में बात करें तो यह है कम पानी पीना। जी हाँ, हेल्दी किडनी के लिए जरूरी है कि आप रोजाना भरपूर मात्रा में पानी पिएं। या कम मात्रा में पानी पीने से हमारी किडनी पर काफी बुरा असर पड़ता है, जिसका कारण है कि हमारी किडनी अवांछित तत्वों को फिल्टर करने का काम करती है, और फिर यदि पानी की कमी हो जाए तो फिर किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है। यही कारण है कि हमें दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। जब चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। इनकी शुरुआत 19 अप्रैल से होगी और ये 1 जून को खत्म हो जाएंगे। चुनाव में मतदान करने के लिए वोटर आईडी कार्ड जरूरी होता है। ऐसे में अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में किसी तरीके की दिक्कत है तो फिर हम आपको भी बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने ऑनलाइन करेक्शन करवा सकते हैं और अपने वोटर आईडी कार्ड सुधार सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड में नाम या फिर पता ऑनलाइन बदलने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। आपको सबसे पहले आपको नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल यानी कि NVSP की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको अपना वोटर आईडी नंबर और जन्म तिथि दर्ज करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको करेक्शन ऑफ इंटायर इन इलेक्शन रोल के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको करेक्शन इन नेम या फिर करेक्शन इन एड्रेस के विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अब आपको फॉर्म में अपनी जानकारी भरनी होगी। वो फॉर्म में भरी हुई जानकारी को सत्यापित करने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अंत में आपको डिक्लेरेशन भर करके सबमिट पर क्लिक करना होगा। अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड में नाम बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। वो है आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। वहीं पर अगर आप पता बदलना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, इनमें से कुछ होना चाहिए। कन्हैया कुमार के लिए बिहार में नो एंट्री लगा है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है मनीष कश्यप का। ये मनीष कश्यप का दावा है। आपको बता दूं कि बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने लोकसभा चुनाव में अपना कदम रख दिया है। जी हाँ, चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इस बीच कन्हैया कुमार को लेकर के मनीष कश्यप ने बड़ा बयान दिया है। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर बिहार में नो एंट्री लगा दिया गया है। एक चैनल से बातचीत करते हुए मनीष कश्यप ने कहा है कि कन्हैया कुमार खुद परेशान है, क्योंकि अपनी पार्टी के द्वारा ही उन्हें सताया जा रहा है। मनीष कश्यप ने कहा है कि कन्हैया कुमार पर बिहार में घुसने से पाबंदी लगा दी गई है। यह कहा गया है कि अगर कभी भी घुस गए तो फिर कुछ बोलना नहीं है। पिछले दिनों उन्हें मंच पर बोलने से रोक दिया गया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। मनीष कश्यप ने कहा है कि कन्हैया कुमार का वैचारिक रूप से विरोधी है। जब उनका विचार मुझे पसंद नहीं और मेरा विचार उन्हें, जब कन्हैया भी मेरा विरोध करते हैं, लेकिन कन्हैया के साथ मेरी सहानुभूति है, क्योंकि जिस गठबंधन में हुए शामिल हैं उसके नेताओं ने बिहार में उसके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। कन्हैया खुद सताए गए हैं और अपने लोगों द्वारा किए गए जख्म से आहत हैं। मैं उनके जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति पर बात करते हुए मनीष कश्यप ने कहा है कि मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा। जब उनसे पूछा गया है कि महागठबंधन ऑफर करें तो फिर चुनाव लड़ेंगे, तो जवाब में कन्हैया कुमार ने कहा है कि मुझे कहीं से मौका मिले चुनाव लड़ूंगा और 5 साल तक लोकसभा में बिहार के विकास के लिए आवाज उठाऊंगा। अब बिहार में तापमान बढ़ने से लोगों को अब गर्मी का एहसास होने लगा है। जहां कई जिलों का तापमान 36 डिग्री के पार हो चुका है, जबकि कुछ जिलों में रात के समय तापमान 20 डिग्री पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस रहा और ये तापमान वैशाली और खगड़िया में दर्ज किया गया है। बिहार के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जब पिछले कई दिनों से सबसे अधिक तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तापमान
तापमान में और बढ़ोतरी होगी। या जल्द ही न्यूनतम तापमान भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद लोगों को गर्मी और फिर ज्यादा सताएगी। या कुछ शहरों में तो अभी से ही चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान करने में लगी है। हालांकि रात के समय लोग गुलाबी ठंड का मजा भी खूब ले रहे हैं। देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। अगर आप कुछ गलती करते हैं इसके तहत तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। जी हाँ, आदर्श आचार संहिता में कई सारे नियम है जो आपको फॉलो करना है। वो नियम क्या है हम आपको भी बताएंगे। आपको बता दूं कि आचार संहिता लागू हो गया है और इसके तहत देश भर में अभियान चला करके सियासी दलों के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर उतारे जा रहे हैं। यही नहीं, सरकारी योजनाओं के होर्डिंग भी उतार दिए जा रहे हैं। जहाँ आचार संहिता उल्लंघन की जानकारी सीधे चुनाव आयोग को दी गई है। जहाँ आयोग तेज रफ्तार से इस पर काम कर रहा है। आपको बता दूं कि जहां एक तरफ आचार संहिता को लेकर के लोगों में जानकारी की कमी का फायदा उठा करके सरकारी अधिकारी काम करने से इनकार कर देते हैं, तो फिर वही लोगों में ये गलत धारणा है कि आचार संहिता सिर्फ राजनीतिक दलों और फिर नेताओं पर लागू होती है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। राजनीतिक दल या फिर नेता ही नहीं, अगर आम आदमी भी आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो फिर उसे भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। हालांकि आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि इस दौरान सभी सरकारी अस्पताल बंद नहीं होते हैं। लिहाजा अगर कोई भी सरकारी अधिकारी आपके काम को करने से इनकार कर देता है तो आपको पता होना चाहिए कि नियम क्या है, नियम क्या कहता है। आपको बता दें कि आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई काम आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सूरत में बंद नहीं होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वे कौन सा काम है जो आचार संहिता लागू होने के बाद भी आप वो काम करवा सकते हैं। आपको बता दूं कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी आप अपनी पेंशन बनवाने के लिए सरकारी कार्यालय जा सकते हैं। कोई भी अधिकारी इसके लिए मना नहीं कर सकता है। जब वहीं पर आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम भी इस दौरान जारी रहेगा। जब बिजली, पानी, साफ सफाई से जुड़े हुए काम सुचारू रूप से जारी रहेंगे। वहीं पर आप इलाज के लिए आर्थिक सहयोग लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र रहेंगे। जहाँ प्रशासन को सड़कों की मरम्मती का काम जारी रखना होगा। इसके अलावा किसी भी चालू परियोजना पर रोक नहीं लगेगी। जहाँ आचार संहिता का बहाना बनाकर के कोई भी अधिकारी आपके ये जरूरी काम नहीं टाल सकता है। अगर आपने मकान के नक्शे के लिए पहले से ही आवेदन दे दिया है तो फिर वे पास होगा। हालांकि इसके लिए नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। अब बात करेंगे कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से आप कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। आपको बता दो कि चुनाव की तारीख का ऐलान होने और फिर आदर्श संहिता लागू होने से कोई भी नेता या फिर अधिकारी सार्वजनिक उद्घाटन या शिलान्यास नहीं कर सकता है। इसके साथ ही नए कामों की स्वीकृति भी नहीं दी जा सकती है। जिन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू होगी वहां सरकार की उपलब्धियों के होर्डिंग्स नहीं लगेंगे या वहीं पर पहले से लगे होर्डिंग्स हटा दिए जाएंगे। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय दौरा नहीं होगा या सरकारी वाहनों में सायरन नहीं लगाए जाएंगे। सरकारी भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और राजनीतिक हस्तियों के फोटो लगाने पर रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति या फिर नेता सरकार की उपलब्धियों वाले विज्ञापन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे मीडिया में नहीं दे सकेगा। इस दौरान आम लोग भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय सावधानी बरतें। जब आपकी एक पोस्ट आपको जेल भेजने के लिए काफी है। जब कोई भी मैसेज शेयर करने या फिर लिखने पर आचार संहिता के नियम को आप जरूर पढ़ लें। अब बात करेंगे कि आखिर किन मामलों पर आदर्श आचार संहिता में आप जेल जा सकते हैं। तो अगर कोई आम आदमी भी इन तमाम नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो फिर उस पर भी आदर्श आचार संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप अपने किसी नेता के प्रचार अभियान से जुड़े हैं तो आपको इन नियमों को लेकर के जागरूक रहना होगा। या अगर कोई राजनेता आपको इन नियमों के खिलाफ काम करने को लेकर कहता है तो फिर आप उसे आचार संहिता के बारे में बता करके ऐसा करने से इनकार कर सकते हैं। अगर आपने आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला कोई भी काम किया है तो फिर आपके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ज्यादातर मामलों में आपको हिरासत में लिया जा सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही राहुल गांधी ने केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गारंटी भी दे डाली है। राहुल गांधी ने कहा है कि सीबीआई, ईडी जैसी चीज नहीं है, वे अब बीजेपी के औजार हैं, वे उनके कंट्रोल में हैं। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सीबीआई, ईडी हो, वे अब भाजपा और आरएसएस के हथियार हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि उनको ये भी सोचना चाहिए कि किसी न किसी दिन भाजपा की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी देता हूं कि ये फिर से कभी नहीं होगी। राहुल गांधी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से लाई गई इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड योजना को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट बताया है। जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि योजना के माध्यम से एकत्रित किए गए धन का इस्तेमाल राजनीतिक दलों को तोड़ने और फिर विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए किया गया था। जहां राहुल गांधी ने कहा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड और राज्य में कांग्रेस या फिर अन्य विपक्षी दलों की सरकारों की ओर से किए गए करारों के बीच कोई भी संबंध नहीं है। अब
अब बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार में एनडीए के एक सहयोगी अब रूठे रूठे नजर आ रहे हैं और सीधा सीधा खुली चुनौती दे दिया है कि अगर हमारी मांगों को नहीं मांगी जाएगी तो हमारे लिए दरवाजा खुला है, हम कहीं भी जा सकते हैं। एनडीए के सहयोगी ने धमकी दी है। आपको बता दूं कि एनडीए के सहयोगी पशुपति कुमार पारस ने यह ऐलान किया है और कहा है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हमारे लिए दूसरे दरवाजे खुले हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने अपने गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से अपनी पार्टी के सदस्यों को सीटें आवंटित करने के लिए कहा, जहाँ साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर उनके लिए दरवाजे खुले हैं। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि आज हमारे संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जहाँ सदस्यों ने निर्णय लिया है कि जब तक भाजपा की सभी सूचियां यानी कि उम्मीदवारों की सूचियां जारी नहीं की जाती है, हम उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हमारे सभी 5 सांसदों पर विचार करने का आग्रह करते हैं। जहाँ हम सूची का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद अगर हमें उचित सम्मान नहीं दिया गया तो फिर हमारी पार्टी स्वतंत्र है और हमारे दरवाजे खुले हैं, हम कहीं भी जाने के लिए तैयार होंगे। जब पशुपति कुमार पारस के पास मोदी कैबिनेट में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का प्रभार है। जब पशुपति कुमार पारस ने कहा कि वे हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और इस रुख से भारतीय जनता पार्टी को अवगत करा दिया गया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का यह दावा है कि वह हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी। सीमांचल में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए महागठबंधन ने बड़ा प्लान बनाया है। आपको बता दूं कि 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजद नेतृत्व वाले महागठबंधन ने बिहार में एनडीए को रोकने की खास रणनीति बनाई है। इसके तहत उसने ऐसे मुद्दों पर रार न करने का फैसला किया है ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में न हो। यही वजह है कि सीएए जैसे मुद्दों पर महागठबंधन नेताओं ने केवल नरम बयानबाजी की है। जहाँ धरातल पर खास करके मुस्लिम मतदाताओं को समझाया जा रहा है महागठबंधन आपके साथ है। जहाँ इसके लिए राजद और वाम दलों ने मुस्लिम मतदाताओं को भरोसा दिलाने के लिए बाकायदा एक्टिविस्ट की एक पूरी फौज उतार दी है। जानकार बताते हैं कि महागठबंधन के सामने चुनौती दो तरफा है। पहली, भाजपा को रोकने के लिए किस प्रकार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण रोका जाए। दूसरी, एआईएमआईएम यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के। राजद का मानना है कि ध्रुवीकरण होते ही हिंदुओं का वोट भाजपा और फिर मुस्लिम वोट आक्रामक एआईएमआईएम के पक्ष में एकजुट हो सकता है। सियासी जानकार के मुताबिक अल्पसंख्यक वोटर्स को लेकर के चिंता 2020 के विधानसभा चुनाव परिणामों ने पैदा की है, जिसमें एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती। जी हाँ, बेशक उसमें 4 विधायक राजद के पाले में हैं, लेकिन ये एक जमीनी सच्चाई बताई जा रही है कि वे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के दौर में चुनाव जीते थे। इसलिए विधायकों के भरोसे 5 लाख वोट महागठबंधन के पक्ष में लाना बड़ी चुनौती होगी। हालांकि इस चुनौती से निपटने के लिए आरजेडी के 3 एमएलसी विधान परिषद में पहुंचाए हैं, जहां हाल ही में अब्दुल बारी सिद्दीकी, सैयद फैसल अली और फिर इससे पहले कारी साहब शामिल है। अररिया में आरजेडी या फिर महागठबंधन प्रत्याशी को जीत के लिए करीब करीब 11% वोट की बढ़त बनाने की चुनौती होगी, क्योंकि पिछले चुनाव में वे इतने ही वोट से हारा था। किशनगंज में कांग्रेस उम्मीदवार ने अपेक्षाकृत काफी कम मतों से एआईएमआईएम प्रत्याशी को हराया था। यहाँ उसे बढ़त बनाए रखनी होगी। कटिहार में 6% वोट से कांग्रेस हारी थी, यहाँ उसे मेहनत करनी होगी। दरभंगा में पिछले लोकसभा चुनाव में राजद उम्मीदवार भारी मतों से हारे थे। जीते प्रत्याशी की तुलना में राजद प्रत्याशी को 27% कम वोट मिले थे। सीवान में कमोबेश यही स्थिति थी, जहाँ हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये सीट महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, ये देखते हुए कि हिना साहब अब उसके साथ नहीं है। जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा को खुली चुनौती दे दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर भाजपा के नेतृत्व में दम है तो वे नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि पिछले बार ही बिहार की जनता ने उन्हें 42 विधायकों पर सिमटा दिया, आगामी विधानसभा चुनाव में वे 20 पर ही सिमट जाएंगे। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को खुद ही नहीं मालूम है कि वे कहाँ खड़े हैं और 10 दिनों के बाद कहाँ खड़े रहेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि पिछले 7 माह से उन्हें लोग प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना रहे थे, महागठबंधन का संयोजक बना रहे थे, इसी बीच भाग गए। अब भाजपा की मदद से कुछ सीट जीत जाएंगे। जीतने के बाद फिर बादशाह बनने लगेंगे कि हमसे ज्यादा पॉपुलर नेता कोई नहीं है। सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत हो चुका है। जब तक कुर्सी है समीकरण बना ले। बिहार में सरकारी नौकरी की बहार आई है। अगर आप 10वीं पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए ये नौकरी है। जी हाँ, नौकरी करने का सुनहरा अवसर है। आपको बता दूं कि बेरोजगारी के दौर में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। जहाँ एक तरफ बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने प्रधान शिक्षक की 46,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों के हेड मास्टर के पदों की रिक्तियां पर भर्ती की जाएगी। वहीं दूसरी ओर हाल ही में सिमुलता रेजिडेंशियल स्कूल ने शिक्षक के खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना
सूची जारी कर दी है। इसके अलावा बिहार विधान परिषद के असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और फिर स्टेनोग्राफर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। यहाँ आप इन विभागों में भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता, एज लिमिट, आवेदन प्रक्रिया और फिर चयन प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक के 1,70,000 पदों पर भर्ती के बाद हेड मास्टर के पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रधान शिक्षक के 40,247 और फिर प्रधान अध्यापक के 6,061 पदों पर भर्तियां होंगी। योग्य और फिर इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। पूर्णिया में एसबीआई बैंक से फर्जी खाता और फर्जी हस्ताक्षर दिखा करके ग्राहक के खाते से 20,000 रुपए निकाल लिए हैं। यह मामला लाइन बाजार, पूर्णिया लाइन बाजार स्थित एसबीआई ब्रांच से जुड़ा हुआ है। जब पीड़ित का आरोप है कि खाते से पैसे की निकासी का पता लगते ही वे ब्रांच मैनेजर के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें 3 दिनों तक दौड़ाया जाता रहा। जब पीड़ित की पहचान रुपोली थाना क्षेत्र के लालगंज गाँव निवासी जयराम मंडल के बेटे नीरज कुमार निराला के रूप में की गई है। नीरज कुमार निराला ने बताया है कि लाइन बाजार मेडिकल कॉलेज के पास एसबीआई ब्रांच में उनका खाता है। 11 मार्च को एसबीआई योनो ऐप से जब बैलेंस चेक किया तो फिर 20,000 रुपए कम थे। 6 मार्च को ही खाते से किसी ने 20,000 रुपए उड़ा लिए। इसके बाद वे इसकी शिकायत लेकर के एसबीआई ब्रांच गए। यहाँ सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर जालसाज फर्जी खाते और फिर फर्जी हस्ताक्षर से रुपए की निकासी करता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने ब्रांच मैनेजर से कार्रवाई की अपील की। इसके बाद लिखित शिकायत देने को कहा गया। अगले दिन जब वो इसकी शिकायत लेकर के ब्रांच मैनेजर के पास पहुंचे तो फिर उनका आवेदन लेने के बजाय लगातार 3 दिनों तक उन्हें दौड़ाया जाता रहा, जिसके बाद आज थक हार करके उन्होंने परिवार वालों और फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद ली और फिर एसबीआई ब्रांच पहुंचे। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। अब आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, लेकिन बहुत से लोगों को अब नहीं पता है कि आचार संहिता क्या होता है। तो हम आपको अभी बताएंगे कि आखिर ये आचार संहिता क्या होता है और किन किन चीजों पर पाबंदी लगी रहती है। तो आपको बता दूं कि देश में आचार संहिता का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी उत्पत्ति 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। तब प्रशासन ने राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता बनाने की कोशिश की थी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक आचार संहिता के मौजूदा स्वरूप पिछले 60 साल के प्रयासों और फिर विकास का नतीजा है। जहाँ आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान सभी हितधारकों द्वारा स्वीकार नियम है। जहाँ इसका उद्देश्य प्रचार, मतदान और फिर मतगणना को व्यवस्थित, स्वच्छ और शांतिपूर्ण रखना और फिर सत्तारूढ़ दलों द्वारा राज्य मशीनरी और वित्त के किसी भी दुरुपयोग को रोकना है। परंतु इसे कोई भी वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई मौके पर इसकी शुचिता को बरकरार रखा है। चुनाव आयोग आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन की जाँच करने और फिर सजा सुनाने के लिए पूरी तरीके से अधिकृत है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही ये संहिता लागू हो जाती है और फिर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहती है। एक किताब में इसके बारे में लिखा गया है कि संहिता पिछले 60 सालों में विकसित होकर के अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण कर चुकी है। इसकी उत्पत्ति केरल में 1960 के विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जब प्रशासन ने राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता विकसित करने का प्रयास किया था। जब भारत में चुनाव की यात्रा का दस्तावेजीकरण करने के लिए निर्वाचन आयोग ने ये पुस्तक प्रकाशित की थी। किताब में लिखा गया है कि आदर्श आचार संहिता पहली बार भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा न्यूनतम आचार संहिता के शीर्षक के तहत 26 सितंबर 1968 को मध्यावधि चुनाव 1968 से 69 के दौरान जारी की गई थी। जहां इस संहिता को 1979 से 1982, 1991 में, 2013 में और संशोधित किया गया है। अब बात करेंगे कि आखिर आचार संहिता लागू होने के दौरान किन किन चीजों पर पाबंदियां रहती है। तो आपको बता दूं कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी अपने कार्यकाल के दौरान आदर्श आचार संहिता को वैधानिक बनाने का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने इसका उल्लंघन करने वाले नेताओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का सुझाव दिया था। निर्वाचन आयोग के अनुसार आदर्श आचार संहिता का कहना है कि केंद्र और फिर राज्यों में सत्ता में रहने वाली पार्टी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रचार के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग न करें। आदर्श आचार संहिता के मुताबिक मंत्री और अन्य सरकारी अधिकारी किसी भी रूप में वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकते हैं। या किसी भी परियोजना या फिर योजना की घोषणा नहीं किया जा सकता है जिसका प्रभाव सत्ता में पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने वाला हो। और मंत्री प्रचार उद्देश्य के लिए आधिकारिक मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है कि अब उन्हें ड्रेस के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। आपको बता दूं कि बिहार शिक्षा विभाग के स्तर से बच्चों के हित में करीब करीब दर्जनों योजना चलाई जाती है। इन योजनाओं में एक है पोशाक योजना। इसके तहत कक्षावार और फिर कोटिवार बच्चों को पोशाक की राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस बीच शिक्षा विभाग ने इस योजना को लेकर के एक अहम निर्णय लिया है। ये निर्णय बच्चों और फिर उनके अभिभावकों के हित में है। हालांकि ये निर्णय उन चंद अभिभावकों को जरूर नागवार लगेगा जो पोशाक राशि प्राप्त करके अपने बच्चों
बच्चों का पोशाक नहीं सिला पाते थे, जब वे पोशाक की राशि किसी अन्य मद में खर्च कर लेते थे। दरअसल विभाग ने अब राशि देने के बजाय पोशाक ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, यानी कि अब ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं देंगे बल्कि ड्रेस ही उपलब्ध करा देंगे। जी हाँ, पोशाक योजना की शुरुआत सीएम नीतीश कुमार की देन है। ये योजना साल 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना को लागू करने के पीछे सरकार की बेहतर और दूरगामी सोच थी, लेकिन ये धरातल पर 100% लागू नहीं हो सकी है। सरकार की सोच थी कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी ड्रेस में स्कूल में आए। इस क्रम में ये बात सामने आई कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आज भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं और उनके अभिभावकों के लिए ड्रेस सिलाना कठिन होगा, यानी कि अभिभावकों पर ये एक अलग आर्थिक बोझ पड़ेगा। इन सारी बातों को सोचकर अभिभावकों को अपने बच्चों का ड्रेस सिलाने में आर्थिक मदद करने के लिए सरकार ये योजना लागू की थी। दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने 17 महीने में 4 लाख भर्तियां की पर कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तेजस्वी यादव ने ये बहुत बड़ा सवाल उठाया है और बिहार सरकार से सवाल किया है कि आखिर ऐसा क्यों। आपको बता दूं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा शुक्रवार को ली गई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक के कारण 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी को परेशानी हुई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका के बीच तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार में तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक के कारण 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परेशानी हुई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जहां हमने 17 महीने में 4 लाख से अधिक नौकरियां दी, जब कभी भी किसी नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि हमने केवल 70 दिनों में ही 2 चरणों में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की। यह शिक्षक भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों में 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने के बावजूद भी कभी किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं मिली है। यह सब नियुक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी और सहज प्रक्रिया से हुई है। अब ऐसी कौन सी ताकत और फिर तत्व बिहार सरकार में है कि लाखों परीक्षार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? किसका दबाव है? दोस्तों, बिहार की एक लड़की अकेली तालिबानी राज अफगानिस्तान जाती है और वहां पर उनके साथ जो होता है वह अपने वीडियो के द्वारा लोगों को बताती है। उन्होंने क्या बताया है हम आपको अभी बताएंगे। आपको बता दूं कि पाकिस्तान में तालिबानी हुकूमत के काबिज होने के बाद से ये खबर सामने आ रही है कि वहां महिलाओं की हालात बहुत खराब है। कभी खबर आती है कि महिलाओं के मेकअप करने पर पाबंदी है, तो कभी खबर आती है कि उनके पढ़ने लिखने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे हालात में बिहार की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अफगानिस्तान पहुंची और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर के वहां सफर भी किया। हालांकि ये सब बहुत आसान नहीं था। हर जगह उससे पहले ये सवाल हुआ कि हस्बैंड कहाँ है। इन सब हालातों का सामना करते हुए लड़की ने वहाँ वीडियो भी बनाया और कहा कि लोग इतने भी बुरे नहीं है कि जितने बताए जाते हैं। खुद को डिजिटल नोमैड बताने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कीर्ति ने ये वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह खुद बता रही है कि बिना मेल कैंपेनिंग या फिर हस्बैंड के बस का टिकट मिलना मुश्किल है, लेकिन लोगों ने उनकी मदद की तो फिर उन्हें टिकट मिल सका। अपनी पोस्ट में कीर्ति ने लिखा है कि अफगानिस्तान में सिर्फ बस या फिर 4 व्हीलर ही ज्यादा मिलते हैं। उन्हें जहां जाना था वहां बस से ही पहुंचने में 18 घंटे लगे। इस रास्ते के बीच बहुत सी जगहों पर तालिबानी चेक पॉइंट मिलते हैं, लेकिन वे सो रही थी, इसलिए उन्हें किसी ने उठाया नहीं। वे पूरे रास्ते सोती रही और फिर अपने मंजिल तक पहुंची। इस वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि उनका अनुभव उतना भी बुरा नहीं रहा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएससीबी ने 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा में शामिल होना अब अनिवार्य कर दिया है। इसमें शामिल होने और फिर पास करने वाले स्टूडेंट का ही आगे की कक्षा में नामांकन हो सकेगा। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को 12वीं में नामांकन लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसी तरह 9वीं की वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को 10वीं में नामांकन नहीं होगा। बोर्ड ने निर्देश देते हुए कहा कि 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए वार्षिक परीक्षा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। वहीं पर 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा आज से शुरू हो रही है, जब कुछ विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने की सूचना प्राप्त हो रही है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। इन्हें आगे जाकर के नामांकन में काफी परेशानी होगी। बिहार बोर्ड के इन निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को होगी। बिहार में इंडिया महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब कांग्रेस ने अब खुली चेतावनी दे दी है कि अगर सम्मानजनक सीट नहीं मिला तो फिर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जी हां, आपको बता दो कि महागठबंधन के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस और लेफ्ट की मांग अब तक लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने ठीक से नहीं मानी है। यह नतीजा पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। पशुपति पारस या फिर मुकेश सहनी किधर जाएंगे, इसका इंतजार चल रहा है। इन सबके बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। जब कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन
महागठबंधन में चल रही चीज का असर भी दिखा है। जहां बक्सर विधायक मुन्ना तिवारी ने कहा है कि अगर हम लोगों को सम्मानजनक सीट महागठबंधन में नहीं मिलेगी तो फिर हम लोग अपने बलबूते से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी सभी सीटों पर है। जब कांग्रेस की बैठक में कैसर खान ने कहा है कि युवा नेताओं को उम्मीदवार बनाने में तरजीह दी जानी चाहिए। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरबत जहां ने कहा है कि हम लोगों को महागठबंधन में सम्मानजनक सीट मिलनी चाहिए। एक बार फिर से बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पेपर लीक का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार में पेपर सॉल्वर गैंग के अब तक के सबसे बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू, बिहार पुलिस और फिर झारखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 24 घंटे के भीतर सॉल्वर गैंग के नेटवर्क के लगभग 250 कैंडिडेट को हिरासत में लिया गया। ये सभी कैंडिडेट बीपीएससी की ओर से आयोजित बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा ट्राई 3 के एग्जाम में शामिल होने वाले थे। इन सभी को झारखंड के हजारीबाग के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार इससे पहले लगभग 18 घंटे तक इनसे पूछताछ की गई। जहां एसटीएफ के 50 जवान के एस्कॉर्ट में आधी रात के बाद इन्हें हजारीबाग से पटना लाया गया। फिलहाल ये ईओयू की हिरासत में है। इस ऑपरेशन में शामिल डीएसपी रैंक के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया है कि ट्राई 3 के पहली पाली का पेपर लीक हो गया है। उन्होंने कहा है कि आज शाम ईओयू की टीम रिपोर्ट दे सकती है। ये रिपोर्ट राज्य सरकार के माध्यम से बीपीएससी को सौंप दी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद परीक्षा को रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है। जब बताया जा रहा है कि सॉल्वर गैंग के पास से बरामद क्वेश्चन पेपर और परीक्षा में बांटे गए प्रश्न पत्र हूबहू मैच कर रहे हैं। जी हां, बिहार झारखंड के कई जिलों में अभी भी ईओयू की छापेमारी जारी है। परीक्षार्थियों को 2 दिन पहले 5 बसों से हजारीबाग लाया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार होटल से करीब इन परीक्षार्थियों के साथ साथ करीब 600 एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं। परीक्षा में पास कराने इन सभी परीक्षार्थियों से 3-3 लाख रुपए एडवांस देने की बात सामने आई है। वहीं पर एक परीक्षार्थी से 12 लाख रुपए में सौदा परीक्षा माफियाओं के द्वारा किया गया था। बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे पर मामला लगभग सुलझ गया है। एक जगह जहां पेंच फंस रहा था वो था चिराग पासवान का गुट, लेकिन अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मामला सुलझा दिया है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान को 4 सीटें देकर के मना लिया गया है। हालांकि सूत्रों से खबर सामने आ रही थी कि चिराग पासवान सीटों पर बंटवारे को लेकर के नाराज चल रहे थे। आपको बता दूं कि चिराग पासवान सिर्फ अपने जाति के युवाओं में ही नहीं बल्कि बिहार के अन्य जाति के युवा भी उन्हें पसंद करते हैं। जब वे जिस तरह से फर्स्ट बिहार की बात करते हैं वे युवाओं में जोश भरने का काम करता है। जब पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में युवाओं ने जमकर के वोट किया था, हालांकि उन्हें एक भी सीट नहीं मिली थी। आपको बता दें कि लोजपा के दिवंगत नेता रामविलास के बेटे होने का भी उन्हें फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चिराग पासवान को उनके चाचा पशुपति पारस के मुकाबले पहला उत्तराधिकारी माना जा रहा है। जहां चिराग पासवान की सभा में लोगों की अच्छी खासी भीड़ जुट रही है। बुजुर्ग से लेकर के युवा तक उन्हें सुनना पसंद करते हैं, लेकिन वहीं पशुपति पारस की सभा में ज्यादा भीड़ नहीं जुटती है। जी हां, भाषण की कला में भी चिराग पासवान काफी अच्छे हैं। जी हां, चिराग पासवान अक्सर युवाओं के बीच दमदार भाषण देते हैं। वे खास करके नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, पेट्रोल डीजल में केंद्र सरकार 2 रुपए कटौती करने के बाद क्या बिहार में पेट्रोल डीजल की नई कीमत बदली है? अभी क्या है नई कीमत? आपको बता दूं कि 14 मार्च को ऐलान किया गया था कि देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की जाएगी और 15 मार्च सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू हो गई है। आपको बता दूं कि पेट्रोल डीजल पर 2-2 रुपए की राशि प्रति लीटर कम हो गई है। राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 14 मार्च तक 107 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर थी और आज से नई कीमत 105 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी इसी तरह की कीमत कम की गई है। यहाँ अररिया में 107 रुपए 30 पैसे, अरवल में 105 रुपए 82 पैसे, ऐसे ही कीमत यानी कि 2 रुपए हर जगह कम हो गए हैं। हालांकि 2 रुपए की कमी के बाद भी बिहार में किसी भी जिले में 100 रुपए से नीचे पेट्रोल की कीमत नहीं है। सभी जिले में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार ही है। वहीं पर किशनगंज में बात करें तो किशनगंज में 107 रुपए 68 पैसे है पेट्रोल की कीमत। पूर्णिया में 107 रुपए 33 पैसे है। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है मनीष कश्यप को लेकर के। मनीष कश्यप इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ऐलान तो कर ही दिया है। जो साथ ही साथ मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा अपना शत्रु मानते हैं, अब उनसे गले लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। मनीष कश्यप ने कहा कि मैं तेजस्वी यादव के साथ गले लगाना चाहता हूं, मैं उनका गले लगाने के लिए तैयार हूं। आपको बता दें कि बिहार में फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप ने लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि वे अभी किस जगह से चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर के कोई भी जानकारी
जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन मनीष कश्यप ने साफ कर दिया है कि उन्हें चुनाव लड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जी हाँ, जब लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद मनीष कश्यप ने कहा है कि किसी भी गठबंधन के साथ वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन्हें इन चुनाव की तैयारी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वे बिहार की जनता और फिर यहाँ की समस्याओं को जानते हैं। चुनाव की तैयारी वे लोग करते हैं जिनके पास जानकारी नहीं होती है। वे बिहार के बेटे हैं और उन्हें यहाँ की जनता से आशीर्वाद की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार के लोगों को अंदर और बाहर वालों ने जम करके लूटा है, लेकिन अब बिहार की कहानी बदलने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि वे अब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और वे इन चुनाव में जीत भी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि वे बिहार से हैं और यहाँ के लोग अपने संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। चुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि 2024 का ये चुनाव लोगों के लिए एक उम्मीद को लेकर के आया है। लोगों के बीच एक उम्मीद जगी है कि मनीष कश्यप जैसे कोई भी अगर बिहार में आएगा तो फिर उनका भला होगा। यह बिहार के लोगों को पिछले 75 सालों से सिर्फ लूटा जा रहा है। बिहार में जदयू ने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है मेरा नेता मेरा अभिमान। जेडीयू नेता और बिहार के पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने इस कैंपेन की जानकारी देते हुए गुरुवार को पत्रकारों को बताया है कि आगामी लोकसभा चुनाव हो या फिर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव, जो नए मतदाता है उन्हें नहीं पता है कि सरकार आने से पहले चुनाव की हालात क्या थी। ऐसी स्थिति में उन युवा मतदाताओं को 2005 के पहले की बिहार के बारे में बताना होगा। उन्हें इस कैंपेन के जरिए बताया जाएगा कि 2005 से अब तक बिहार कितना बदला है। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि नीतीश कुमार ने अपनी 18 साल के कार्यकाल में कैसे पूरे राज्य की तस्वीर बदल दी है। उन्होंने बताया है कि मेरा नेता मेरा अभिमान बड़ा है बढ़ेगा बिहार के जरिए ये भी बताने की कोशिश की जाएगी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को कैसे सीमित संसाधनों में बीमारू राज्य से निकाल करके आज उन 5-6 राज्यों की सूची में लाए हैं जिनकी गिनती तेजी से आगे बढ़ाने वाले राज्यों में की जाती है। अशोक चौधरी ने आगे कहा कि इस कैंपेन के तहत जिलों प्रखंडों तक पहुंचेंगे और फिर स्कूल कॉलेजों में इसके बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न इलाकों में विभिन्न स्तर के पेंटिंग वाद विवाद प्रतियोगिता कराई जाएगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।